नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका गुलेरिया हाउस में गई थी, लेकिन अभी वो रोहित मारवा से मिलने के लिए, क्योंकि उसे उसको वो सरप्राइज देना था, इसलिए वो आकाश और मयूर को बताकर वापस से मारवा हाउस में आ गई थी। यहाँ पर जब रोहित लैब में पहुंचता है तो वहाँ पर वो अनिका के क्लोन को देखकर एकदम से सरप्राइज हो जाता है, लेकिन उसने पिछली रात से अनिका को नहीं देखा था, क्योंकि पिछली रात से आज सुबह तक का रोहित के लिए ये समय बहुत ही मुश्किल से कटा था, क्योंकि रोहित ने अनिका के बिना कभी भी नहीं रह सकता था। एक तो उसे इतना बड़ा सरप्राइज मिला था और ऊपर से अनिका अब उसके सामने थी, तो उसने झट से अनिका को अपने गले लगा लिया। अनिका ने भी अब रोहित को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर तक ऐसा रहने के बाद एनी उन दोनों को ही देख रही थी। अब एनी उन दोनों को देखते हुए उनकी इमोशंस को देख रही थी। तब एनी कहती है, सर एंड मैडम। तब एनी की आवाज़ सुनकर अब वो दोनों अपने होश में आते हैं। तब रोहित और अनिका दोनों एक दूसरे से दूर खड़े होते हैं। अब रोहित अनिका से कहता है, अनिका तुम गुलेरिया हाउस में गई थी, यहाँ पर अभी मैंने किसी को बताया भी नहीं है। लेकिन तभी अनिका कहती है, हाँ तुमने भले ही ना बताया हो, लेकिन मैंने सबको बता दिया था कि मैं गुलेरिया हाउस में हूँ, इसलिए डोंट वरी। अब रोहित कहता है, लेकिन अगर तुमने सबको बता दिया है कि तुम गुलेरिया हाउस में हो और तुम यहाँ पर फिर से आ गई हो तो वो लोग क्या सोचेंगे। तभी अनिका, क्योंकि अनिका ने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, इसलिए अनिका कहती है, ओके मिस्टर मारवा, मुझे फिर यहाँ से चलना चाहिए। अब अनिका ये कहते ही वहाँ से जल्दी से निकल के अब वो गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद अब गुलेरिया हाउस में जब अनिका जाती है तो क्योंकि जब अनिका राजलक्ष्मी लक्ष्मी को पूछ रही थी, तभी राजलक्ष्मी को अनिका को दिखाई तो दी थी, लेकिन राजलक्ष्मी को फिर से एक कॉल आ गया था। और जैसे ही राजलक्ष्मी दोबारा से कॉल अटेंड करने के लिए गई थी, तभी अनिका को कैलाश अधिकारी मिल गए थे और कैलाश से मिलने के बाद वो वहीं से फिर मारवा हाउस के लिए निकल गई थी। इसलिए अनिका यहाँ पर राजलक्ष्मी से तो अब तक मिली ही नहीं थी। अनिका जब गुलेरिया हाउस पहुंचती है तो वो देखती है कि वहीं हॉल से ही राजलक्ष्मी अनिका की तरफ ही बढ़ रही थी। राजलक्ष्मी के चेहरे पर बहुत ही खुशी नजर आ रही थी अनिका को वहां पर गुलेरिया हाउस में देखकर, इसलिए राजलक्ष्मी और अनिका एक दूसरे के पास आई। दोनों के ही चेहरे पर स्माइल थी। दोनों काफी समय के बाद ऐसे मिली थी। राजलक्ष्मी को एक बार देखते ही अब अनिका राजलक्ष्मी को कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तब राजलक्ष्मी भी कहती है, थैंक यू मैम। अब अनिका राजलक्ष्मी से कहती है, वैसे तो मैं तुम्हारे बच्चों से मिल चुकी हूँ, लेकिन क्या तुम अपने आप नहीं मिलवाओगी। तब राजलक्ष्मी कहती है, इसमें भी मैम क्या पूछने की बात है, वो मेरे से ज़्यादा आपके बच्चे हैं। अब अनिका राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अनिका के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और अब वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। अब अनिका राजलक्ष्मी को छेड़ते हुए कहती है, वैसे डिलीवरी के बाद भी तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम डिलीवरी के जस्ट बाद ही ऐसे काम स्टार्ट कर दोगी। मैं तो ये भी सोचकर हैरान हूँ कि तुमने जस्ट 1 महीने के बाद ही अपना काम शुरू कर दिया, जबकि तुम्हें तो ट्विंस बेबी की जिम्मेदारी को भी संभालना है। तब राजलक्ष्मी कहती है, हाँ ये तो है, लेकिन अब अनिका कहती हो, तुम तो अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हो कि तुम्हें तो मुझसे मिलने का भी टाइम नहीं है। पता है मैं कल से ही यहाँ पर गुलेरिया हाउस आई हूँ, कब से मैंने सभी से तुम्हारे बारे में पूछा, लेकिन हमारी मैडम का तो यहाँ पर अता पता ही नहीं है। अनिका की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी भी अच्छे से पहचान गई थी कि अब अनिका यहाँ पर उसे छेड़ने की कोशिश कर रही है। राजलक्ष्मी भी अब अनिका की शरारत को समझते हुए अब उसे जवाब देते हुए कहती है, अभी हॉस्पिटल में इमरजेंसी थी और कल रात मेरा मूड भी खराब था। ये सुनते ही अनिका ने एक सवालिया नज़र से राजलक्ष्मी की तरफ देखा, क्योंकि जब राजलक्ष्मी ने कहा कि उसका मूड खराब था तो अनिका अब उससे ये पूछना चाहती थी। अब राजलक्ष्मी भी जवाब देते हुए कहती है, तुम्हारा भाई। मेरे मूड का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा भाई ही हो सकता है अनिका, और कौन हो सकता है। पता है तुम्हारा भाई बहुत ही अनरोमांटिक है।
अनिका को ये बात सुनकर तो ऐसा लगा मानो उसे 100 वोट का एक झटका सा लगा हो, क्योंकि राजलक्ष्मी ने अनिका को जो बोल दिया था अनिका तो उसको सुनकर ही हैरान थी। अनिका ये सोच रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले जब वो श्रेया के साथ थी तो श्रेया ने भी उसे ऐसी ही एक कंप्लेंट की थी। अनिका ने राजलक्ष्मी को समझाते हुए कहा, देखो मयूर कितना बिजी रहता है, इसलिए शायद वो तुम्हें उतना टाइम नहीं दे पा रहा हो जितना कि तुम डिजर्व करती हो या जितनी की तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है। अनिका को भी अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी दोनों ही भाभियां उससे उसके भाइयों की शिकायत क्यों कर रही है। हालांकि जब ओमकार ने प्रीति को वो सरप्राइज दिया था उसके बाद से ही वो दोनों बहुत ही नाराज थी आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया से। लेकिन अब अनिका को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब उसे लास्ट वाला वो सीन याद आता है तब वो एकदम से समझ जाती है कि यहाँ पर श्रेया और राजलक्ष्मी उसके भाइयों की कंप्लेंट उससे क्यों कर रही है। तभी वो राजलक्ष्मी को फिर से समझाते हुए कहती है, देखो राजलक्ष्मी, मयूर के पास बहुत ही काम है तो तुम तो उसके काम को अच्छे से समझती हो, अगर तुम उसके काम को नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा। और ये तो मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कितना रोमांटिक है कितना अनरोमांटिक है, क्योंकि वो तो देखो तुम्हें ही पता होगा, लेकिन मैं अब उसमें क्या ही कर सकती हूँ। अब राजलक्ष्मी अनिका की बात सुनने के बाद अब राजलक्ष्मी हाँ मैं सिर्फ अपना सिर हिला देती है। अब उसे समझ में आ जाता है कि उसने गुस्से गुस्से में अनिका के सामने मयूर गुलेरिया के बारे में क्या बात कह दी थी। लेकिन अब फिर राजलक्ष्मी, क्योंकि राजलक्ष्मी ने अनिका से जब ये बात कर ही दी थी तो अब वो अनिका की बात पर कहती है, मैं मानती हूँ अनिका के तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा ही काम है, लेकिन ये तो बताओ ना कि ओमकार भी तो ऑफिस में जाता है, अब ओमकार भी तो फ्री नहीं रहता, वो भी तो ऑफिस में आकाश भैया की कितनी ही हेल्प करता है, लेकिन वो प्रीति के लिए हर एक सरप्राइज हर एक पल फिर भी चुरा लेता है। पता है कल भी उसने प्रीति को कितना अच्छा सरप्राइज दिया है। ये बात सुनकर अब अनिका के चेहरे पर एकदम से स्माइल आ जाती है, क्योंकि अनिका ने पहले ही इस बारे में सोच लिया था कि उसकी दोनों ही भाभियां उसे कंप्लेंट क्यों कर रही थी। अब राजलक्ष्मी के इतना कहते ही अब अनिका पूरी बात समझ चुकी थी पहले से ही कि एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पर ओमकार और प्रीति के रिश्ते को देखकर है, इसलिए ये दोनों अब जेलस फील कर रही हैं, क्योंकि जितना रोमांटिक यहाँ पर ओमकार है उतना रोमांटिक शायद मयूर गुलेरिया या फिर आकाश गुलेरिया नहीं है। और इसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ओमकार की जस्ट अभी अभी इंगेजमेंट हुई है और उसने भी ऑफिस जस्ट अभी ही संभाला है। हो सकता है उसके लिए अभी काम का प्रेशर इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन आकाश गुलेरिया के लिए तो अपने बिजनेस को टॉप में रखना और मयूर गुलेरिया के लिए पूरे गुलेरिया मेंशंस की सिक्योरिटी को ध्यान में रखना, उन दोनों का काम भी तो ओमकार से बहुत ही ज़्यादा है। अनिका भी ये बात अच्छे से समझती थी। अब अनिका राजलक्ष्मी से कहती है, जाओ जाकर थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही हो, और हाँ इन बातों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुम थोड़ा सा मेरे भाई को समय दो। हाँ हम दोनों बाद में आकर बात करते हैं। अब राजलक्ष्मी अनिका से कहती है कि तुम्हें याद है ना कल क्या है। अनिका अब मुस्कुरा कर हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अनिका को अच्छे से ही पता था कि कल क्या है। ये सब कहकर अब अनिका अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है, जबकि राजलक्ष्मी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। इधर सिद्धार्थ गुलेरिया भी अपने कमरे में नंदनी से बात कर रहा था और कह रहा था कि आखिर उन्होंने आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया के बच्चों के लिए क्या तोहफा लेना चाहिए। यहाँ पर सिद्धार्थ के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखी जा रही थी, क्योंकि सिद्धार्थ को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कल वो इन तीनों बच्चों के नामकरण पर उन्हें क्या गिफ्ट दे, क्योंकि सिद्धार्थ को इस मामले में कुछ भी पता नहीं था। तभी नंदनी ने जब सिद्धार्थ की तरफ देखा उसकी बात सुनकर तो नंदनी अच्छे से समझ गई थी कि सिद्धार्थ कि यहाँ पर क्या हालत हो रही है, क्योंकि सिद्धांत बोलता कुछ था करता कुछ था। अब नंदनी सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहती है कि तुम ज़्यादा परेशान मत हो, उसके बारे में मैंने सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर लिया है, इवन मैंने तो सारी तैयारियां भी कर ली है, सबके लिए गिफ्ट मैंने डिसाइड कर लिया है। ये सुनकर अब सिद्धार्थ गुलेरिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ अनिका भी अपने कमरे में गई हुई थी। अब वो रोहित को एक मैसेज डालती है, क्योंकि अनिका जब रोहित से मिलने के लिए सुबह गई थी तो तब अनिका ने वहां पर उसे कैलाश अधिकारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन अनिका क्योंकि वो बातें उसे बताना भूल गई थी, इसलिए अब अनिका रोहित को मैसेज करती है, लेकिन
रोहित की आज ऑफिस में कुछ जरूरी मीटिंग थी, इसलिए रोहित वहां पर अनिका के मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। अनिका ने कितनी ही बार रोहित को कॉल और मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने किसी भी कॉल या मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब रोहित वहां पर मीटिंग हॉल में था तभी रोहित ने अपना फ़ोन चिराग मेहता को दिया हुआ था। हालांकि चिराग मेहता ने जब रोहित के फ़ोन को देखा तो उसने कितनी ही कोशिश की थी कि वो एक बार रोहित मारवा को जाकर ये फ़ोन दे दे, क्योंकि ये अनिका का फ़ोन है और अगर उसके सर ने अनिका मैडम का फ़ोन नहीं उठाया तो मैडम कितना ही गुस्सा हो सकती है। रोहित यहाँ पर चिराग मेहता अनिका के गुस्से को अच्छी तरह से समझ पा रहा था, लेकिन रोहित की मीटिंग कुछ इतनी ज़्यादा लंबी चली कि अब चिराग मेहता उस मीटिंग को बीच में ही इंटरप्ट करके अब वहाँ पर रोहित मारवा के पास भी नहीं जा सकता था। इधर अनिका बार बार कॉल और मैसेज किए जा रही थी, इसलिए अनिका अब इतनी घबरा जाती है कि अनिका को अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, क्योंकि अनिका कितने बार ही उसे कॉल और मैसेज कर चुकी थी। इसलिए अब अनिका जल्दी से सोचती है कि उसे एक बार मारवा हाउस में फिर से जाकर रोहित को देख लेना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि अनिका का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और अनिका अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के मामले में किसी पर भी ज़्यादा विश्वास भी नहीं कर सकती थी। अनिका का दिल एक पल के लिए घबरा गया। अनिका के मन में फिर से वही सारी बातें आ गई थी जब वहाँ पर उस फाइट में जब अक्षय वर्मा कहता है कि हम तो उस आयशा मारवा के बेटे को तभी ख़त्म कर देते, और साथ में जब उसे वो बात याद आती है जब वहां पर आकाश गुलेरिया के एक्सीडेंट वाली बात, ये सब याद आते ही अनिका एकदम से हिल जाती है। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे ही सीधा मारवा हाउस के लिए निकल जाती है। अनिका अपनी गाड़ी को हाईवे पर ऐसे दौड़ा रही थी जैसे उसे रोड पर गाड़ी चलाते हुए किसी और गाड़ियों की कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि अनिका की स्पीड पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। अनिका की ड्राइविंग स्किल भी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे इन सब चीज़ों की कोई परवाह भी नहीं थी। अनिका के हाथ उसके स्टीयरिंग पर बहुत जोर से ही कसकर पकड़े हुए थे, इसलिए अब अनिका अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए जस्ट कुछ ही मिनटों में मारवा हाउस में पहुंच चुकी थी। अनिका जब मारवा हाउस के बाहर पहुंचती है तो जब वो अपनी गाड़ी को वहीं पर पार्क करके निकलती है तो वो देखती है कि वहीं पर बाहर एक गाड़ी के पास मुक्ता खड़ी हुई थी। मुक्ता वहां पर किसी के आने का इंतजार कर रही थी। मुक्ता को ऐसे मारवा हाउस के बाहर खड़ा हुआ देखकर अब अनिका जल्दी से अपनी गाड़ी को अंदर ना ले जाके अब वहीं पर अपनी गाड़ी को रोककर बाहर निकल के अब मुक्ता के पास चली जाती है और कहती है, मुक्ता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अनिका को देखकर एकदम से मुक्ता वहाँ पर सहम जाती है, क्योंकि मुक्ता भी खुद नहीं चाहती थी कि जब वो यहाँ पर सनी का वेट कर रही हो तो कोई भी उसे मारवा परिवार का कोई भी सदस्य उसे ऐसे देखे, क्योंकि मुक्ता को ऐसे अब एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। हालांकि सनी और मुक्ता की एंगेजमेंट तो हो चुकी थी, लेकिन उन दोनों ने डिनर साथ में प्लान किया था, इसलिए मुक्ता नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे यहाँ पर देखे। लेकिन अनिका ने अब मुक्ता को देख लिया था, इसलिए मुक्ता अब अनिका को देखकर अब अपनी नजरें चुराने लगी थी। इससे पहले मुक्ता कुछ कहती उससे पहले ही अब अनिका कहती है, क्या तुम यहाँ पर सनी मारवा का वेट कर रही हो? तभी मुक्ता भी हाँ में अपनी गर्दन को हिला देती है। अब अनिका अच्छे से समझ जाती है कि शायद ये दोनों कहीं साथ में बाहर घूमने जा रहे हैं, इसलिए ही यहाँ मुक्ता मारवा हाउस के अंदर नहीं आई है। तभी अनिका मुक्ता को मारवा हाउस के अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन मुक्ता अब मना करते हुए अपनी गर्दन ना में हिला देती है। अनिका मुक्ता से कहती है, मुक्ता इतना ज़्यादा मत शर्माओ, क्योंकि ये जल्द ही अब ये घर तुम्हारा भी घर होने वाला है और यहाँ पर किसी भी सदस्य को तुम्हारे यहाँ आने से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इवन वे सब तो तुम्हें देखकर खुश ही होंगे। मुक्ता हर चीज से परफेक्ट थी। वो अपने परंपरागत विचारों को, संस्कारों को, सब चीज़ों को अच्छे से जानती थी। इवन वो आज की मॉडर्न लड़कियों के साथ भी अच्छे तरह से कंपेयर कर पाती थी। इसलिए मुक्ता, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग एक बेस्ट लेवल की थी, इसलिए वो अनिका के साथ अंदर आ जाती है। जैसे ही मुक्ता और अनिका दोनों ही हॉल में पहुंचती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर दोनों की आंखें एकदम से ही बड़ी बड़ी हो गई थी। अनिका तो इस सोच में थी कि वो अपने घर पर है या किसी डिजाइनर शोरूम में। एक तरफ कुछ सर्वेंट छोटे छोटे कपड़ों को गिफ्ट रैप किए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ 12-13 साल की लड़की के लिए खूबसूरत सी ड्रेस को बड़े ध्यान से पैक करके उन्हें गिफ्ट रैप किया जा रहा था। ये देखकर तो अनिका एक साथ अपने सिर पर अपना हाथ दे मारती है।
क्योंकि जहां पर छोटे छोटे कपड़ों को रैप किया जा रहा था वो सब कल के नामकरण के लिए गुलेरिया हाउस में भिजवाए जाने वाले गिफ्ट थे, और जो यहाँ पर 12-13 साल की लड़की के लिए था वो सब रिया के कहने के लिए वहाँ पर उसकी फ्रेंड लतिका के बर्थडे के लिए भेजे जाने वाले थे। अब यही सब सुनकर अब अनिका का दिमाग एकदम से हिल जाता है। अब मुक्ता ने अभी अनिका से पूछती है यहाँ नीचे किस चीज़ की तैयारियां हो रही है, क्योंकि मुक्ता को तो खुद ना तो इसके बारे में कुछ पता था और ना ही उसे किसी ने कुछ बताया था, इसलिए अब मुक्ता हैरान होकर अब अनिका से पूछती है। मुक्ता की हैरानियत को देखकर अब अनिका भी सिंपल से शब्दों में जवाब देती है, कल मेरे भाइयों के बच्चों का नामकरण है, कुछ उनकी तैयारियां हो रही हैं और कुछ मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, कुछ उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। अब अनिका और मुक्ता दोनों ही बात करते करते अब अनिका अपने बेडरूम की तरफ निकल जाती है। जब अनिका और मुक्ता दोनों ही ये बातें कर रहे थे तभी अनिका को धीरे से उसके दरवाजे के पास किसी के आने की आहट सुनाई दी, और तभी थोड़ी ही देर बाद उसका दरवाज़ा नोक हुआ। जैसे ही अनिका ने अंदर आने के लिए कहा तो देखा कि सनी उसके कमरे की तरफ आया हुआ है। सनी ने अनिका को देखकर चिढ़ाते हुए कहा, भाभी क्या आपको गुलेरिया हाउस में भैया के बिना रहा भी नहीं जा रहा? अनिका, क्योंकि सनी ने यहाँ पर अनिका से सीधा ही ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए अनिका का उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। अनिका सनी की ये बात सुनकर तो चौंक गई थी। उसने इस एंगल से तो सोचा ही नहीं था कि वो सुबह ही यहाँ मारवा हाउस से गई है और वो अभी शाम भी नहीं हुई और वो फिर से वो यहाँ पर मारवा हाउस में आ गई है, इसलिए उसके फैमिली वाले भी उसके बारे में क्या सोचेंगे। अनिका ने तो इस एंगल के बारे में सोचा ही नहीं था, वो तो बस रोहित की चिंता करते हुए जल्दी से वहां पर आ गई थी, क्योंकि वो रोहित के साथ जल्द से जल्द कैलाश अधिकारी की इन्फॉर्मेशन को भी रोहित के साथ शेयर करना चाहती थी, और एक रोहित उसके फ़ोन और कॉल का कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए भी अनिका थोड़ा सा बेचैन हो गई थी। अनिका को अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर अब सनी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, वैसे आप जिससे मिलने के लिए यहाँ पर मारवा हाउस में आई हैं ना भाभी, वो यहाँ पर नहीं अपने हेड ऑफिस गए हैं। वैसे अगर आप चाहो तो चिराग से पूछ सकती हैं। ये कहते हुए ही सनी ने अनिका को एक आंख मारी। ये देखकर तो अनिका भी बिल्कुल से शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि अनिका ने सनी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनिका को ऐसे देखकर सनी और मुक्ता दोनों ही अब अनिका के चेहरे को देखकर बहुत ही हैरान थे। उन दोनों की अनिका के चेहरे को देखकर बहुत ही हंसी छूट रही थी, लेकिन वो अनिका के सामने अब हंसकर उसे एम्बैरेसमेंट फील नहीं करना चाहते थे, इसलिए अब वहाँ की सिचुएशन को समझते हुए अब मुक्ता जल्दी से सोफे के ऊपर से उठती है और सनी को कहती है, क्या आप रेडी हैं, अब हम चलें? तभी सनी भी मुक्ता की हाँ में हाँ मिलाता है, और अनिका अभी भी अपने शौक में ही थी, इसलिए अब अनिका कुछ भी सोचती या कह पाती उससे पहले ही अब सनी और मुक्ता दोनों अनिका को बाय करके अब उसके कमरे से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही मुक्ता और सनी अनिका के कमरे से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को काबू में करके रखा हुआ था, वो अनिका को एम्बैरेसमेंट फील नहीं कराना चाहते थे, इसलिए वो बाहर निकल कर अब दोनों अपने पेट को पकड़कर वहां पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। हालांकि अनिका की सुनने की शकील इतनी अच्छी हो चुकी थी कि उसे उन दोनों के सुनने की आहट भी अंदर तक सुनाई दे रही थी, और उनकी हंसी को सुनकर अब अनिका खुद पर ही काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी, क्योंकि अनिका ने इतनी सडनली दोबारा से मारवा हाउस में आने के बारे में सोचा भी कैसे, यही सोचकर अब अनिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तो अनिका यहाँ पर रोहित मारवा से मिलने के लिए आई थी, ऊपर से अब यहाँ पर रोहित था भी नहीं, इसलिए अनिका को अब कुछ भी नहीं सूझता। अब ऐसी सिचुएशन में अब अनिका ने भी यही सोचा कि अब वो रोहित से तो यहाँ पर बाद में बात कर लेगी, क्योंकि कल जब रोहित वहाँ पर आएगा वो तब भी उससे बात कर सकती है, और वो ये सोचकर अब सोचती है कि मुझे अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि कोई भी मारवा सदस्य मुझे एक बार और देखे और उसके भी दिमाग में ऐसे कोई और क्वेश्चन आए, उससे पहले ही मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब अनिका अपने रूम से जल्दी से बाहर निकल जाती है, तो अनिका ने भूमिका को आयशा मारवा के रूम में जाते हुए देखा। भूमिका को आयशा मारवा के रूम में जाते हुए देखकर अब अनिका अच्छे से समझ जाती है कि अब यहाँ पर आयशा मारवा भूमिका की हेल्प से श्रेया और राजलक्ष्मी के लिए कुछ गिफ्ट्स तैयार करवा रही होगी, क्योंकि कल वहाँ पर गुलेरिया हाउस में इतना बड़ा फंक्शन है बच्चों के नामकरण का, इसलिए क्योंकि अनिका अच्छे से जानती थी कि हर एक फंक्शंस के लिए यहाँ पर आयशा मारवा ही हर चीज़ की तैयारी करती थी, और जब उसे कुछ समझ में नहीं आता था वो भूमिका की इन सब में हेल्प लेती थी। अब अनिका भी बिना
किसी की नज़र में आए यहाँ से जाना चाहती थी। अनिका ने जल्दी से अपनी गाड़ी वहाँ से निकालकर गुलेरिया हाउस की तरफ घुमा दी थी और अब वो मन ही मन यही सोच रही थी कि आखिर रोहित इतना भी कहाँ बिजी हो सकता है कि मैंने कितने ही उसको कॉल और मैसेज किए हैं। मैं मानती हूँ कि रोहित को वो बहुत ज़्यादा काम है, वो एक बिजनेस टाइकून है, लेकिन क्या उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो मेरी एक कॉल या मैसेज का जवाब तो दे सके। उसके मन में यही सारे क्वेश्चन चल रहे थे। हालांकि वो यहाँ पर हाईवे पर अपनी गाड़ी को दौड़ा रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी बहुत ही अशांत नजर आ रहा था। अनिका यही मन ही मन में पता नहीं कहाँ कहाँ की सोच रही थी। अनिका ने तो ये भी सोच लिया था कि रोहित ने तो अपने फ्रांस मिशन की भी बुरी प्लानिंग की हुई है। उसने यहाँ पर अपने प्लान में ABCD पता नहीं कितने ही ऐसे अल्टरनेट प्लान बना रखे हैं और इस बार तो उसने किसी को भी भागने का भी कोई भी मौका नहीं दिया है। कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कोई भी उसके किसी भी प्लान से बच पाए, क्योंकि अगर उसका एक प्लान कामयाब नहीं होता तो रोहित का दूसरा प्लान, दूसरा नहीं तो तीसरा, क्योंकि रोहित ने तो यहाँ पर बहुत सारे ही प्लान बनाए हुए थे जो किसी की भी सोच से परे थे। यही सोचते हुए अनिका अब गुलेरिया हाउस तक पहुंच चुकी थी। उसका दिमाग अब बहुत ही डिस्टर्ब नजर आ रहा था। जैसे ही वो अंदर आई तो उसने देखा कि ओमकार और प्रीति दोनों ही उसे घूर घूर कर अजीब से देख रहे थे। अनिका अब उन दोनों को देखकर एकदम से तो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो जल्दी से ही समझ जाती है कि आखिर वो उसे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हैं। क्योंकि सनी और ओमकार दोनों ही जिगरी दोस्त थे, इसलिए अब अनिका को ये बात सोचते हुए बिल्कुल भी समय नहीं लगता कि हो ना हो सनी ने ही ओमकार को सब कुछ बता दिया होगा। आज डिनर के समय आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया दोनों ही घर पर थे। वो अपनी बहन के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते थे, इसलिए ही आज वो दोनों जल्दी आ गए थे अपने काम से। इसलिए अब आकाश गुलेरिया ने यहाँ पर खुद सबको डिनर बनाने, सबके लिए डिनर तैयार करने के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ले ली थी, क्योंकि आकाश गुलेरिया यहाँ पर अपनी बहन के लिए खुद से ही खाना बनाना चाहता था। आकाश गुलेरिया को यहाँ अच्छे से पता था कि अनिका को इंडियन फूड ज़्यादा पसंद है, इसलिए आकाश ने पूरा डिनर अनिका के टेस्ट के हिसाब से ही कुछ नौकरों की हेल्प से बनाया था। अब जैसे ही डिनर रेडी हो गया था तो आकाश गुलेरिया ने सर्वेंट से कहकर सारी ही डिशेज को टेबल पर लगवा दिया था, ताकि सब लोग अब जल्दी से खाना खाने के लिए आ जाए। जैसे ही टेबल रेडी हो गई, सब एक साथ एक एक करके वहां पर आते चले गए और अपनी अपनी जगह पर बैठते गए। जैसे ही अनिका ने टेबल पर रखी हुई डिशेज को देखा, तभी अनिका के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि ये सारी डिशेज आज आकाश गुलेरिया ने स्पेशल उसके लिए बनाई है। और यहाँ पर आकाश के एफर्ट्स को देखते हुए अनिका बहुत ही खुश थी। तभी ओमकार ने आकाश के कान में कुछ कहा। अनिका ने ओमकार को आकाश के कान में कुछ कहते हुए देख भी लिया था और सुन भी लिया था। अब आकाश ने भी जब ओमकार की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक शरारत वाली मुस्कान आ गई। एक एक करके ये बात सबके कानों में तक पहुंच गई थी। अनिका अब अच्छे से समझ रही थी कि यहाँ पर अब इस बात को कितना ही फैलाया जा रहा है। एक तो आज वो पहले ही काफ़ी एम्बेरसमेंट फील कर रही थी जब सनी ने उससे ऐसे कहा, और अब इन सबको भी उस बात के बारे में पता चल गया था। आकाश गुलेरिया ने अब करण गुलेरिया से खाना खाते हुए कहा, पापा लगता है यहाँ पर हम सब का प्यार अनिका के लिए कम पड़ गया है। अब आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर करण गुलेरिया एकदम से चौंक जाते हैं। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तब करण गुलेरिया सवाल भरी नज़रों से आकाश गुलेरिया की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, क्यों, क्या हो गया, यहाँ पर कौन सी कमी रह गई अनिका को। आकाश गुलेरिया की इस बात को अनिका अच्छे से समझ पा रही थी। अब करण गुलेरिया अनिका की तरफ सवाल भरी नज़रों से देखते हैं और अनिका भी करण की तरफ। जब अनिका ने भी अपने कंधे उचका दिए तभी करण फिर से आकाश की तरफ चेहरा करते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझे सीधा सीधा बताओगे कि तुम कहना क्या चाहते हो। तभी उन दोनों को ऐसे देखते हुए आकाश ने अनिका को चिढ़ाते हुए कहा, पापा एक रात नहीं हुई है अनिका को यहाँ पर आए हुए और उसको मिस्टर मारवा की याद इतनी आ रही है कि वो आज 2 बार मारवा हाउस में चली गई। ये सुनते ही अब अनिका के गाल एकदम से शर्म से लाल हो जाते हैं। अब अनिका अपनी आंखें ऊपर भी नहीं कर पाती, क्योंकि उसके सारे ही भाई और भाभी मिलकर अब अनिका को छेड़ने लग जाते हैं। अनिका जानती थी कि अभी उसके चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि अब अनिका यहाँ पर कहे भी तो क्या कहे, बात तो सही ही थी। क्योंकि आज में अनिका 2 चक्कर मारवा हाउस के लिए लगा चुकी थी। इवन अनिका रात को ही गुलेरिया हाउस में आई थी। एक तरफ जहाँ अनिका को सब छेड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यश और पिंकी भी एक दूसरे को चिढ़ाने में लगे हुए थे।
यश अब पिंकी से कहता है, देखना पिंकी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो मैं भी तुम्हारे लिए ऐसे ही, मैं भी तुम्हें ऐसे ही चिढ़ाऊंगा जैसे आकाश अंकल और पापा यहाँ पर अनिका बुआ को चिढ़ा रहे हैं। ये सुनकर पिंकी यश की को घूरने लग जाती है। जैसे ही यश की बात सबके कानों में जाती है तो डिनर टेबल पर सबकी एकदम से हंसी निकल जाती है। करण गुलेरिया भी ये सुनकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो ये सब देख रहे थे। अपने पूरे ही परिवार को ऐसे एक साथ मिलकर खिलखिलाते हुए देखकर उनकी आंखें भर आई। जैसे ही कैलाश अधिकारी ने करण की आंखों में ये आंसू देखे, तभी बात को बदलते हुए करण ने अनिका से पूछा, बच्चे कहाँ हैं? अब क्योंकि करण गुलेरिया ने सीधा ही बच्चों के बारे में पूछ लिया था, इसलिए अब अनिका ने सीधा ही करण गुलेरिया को जवाब देते हुए कहा कि बच्चे लंदन गए हैं। वो रिया को अपनी बड़ी मौसी की बहुत ही याद आ रही थी, इसलिए रोहित ने सबको ही वहां पर रिया के साथ भेज दिया, इसलिए तीनों ही बच्चे अभी लंदन में है। जब करण ने अनिका के मुंह से यह बात सुनी तो करण को बड़ा ही दुख हुआ। अब करण ने अनिका से कहा कि क्या उन बच्चों को वहां पर अपने नानू की भी याद नहीं आती? कितना वक्त हो गया है इस घर में रिया को की शरारत को देखे हुए। अनिका अब करण की इस बात पर बस स्माइल दे देती है और कहती है, क्या कल की सारी तैयारियां हो गई है? अब करण भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। सब अपना डिनर वहाँ फिनिश करके वहीं हॉल में ही बैठ जाते हैं। सब अपना डिनर ख़त्म कर चुके थे और सभी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। सभी कल के फंक्शन के बारे में ही अब अपनी बातें कर रहे थे। तभी उसी वक्त यश ने सिद्धार्थ गुलेरिया से आइसक्रीम की जिद की। यहाँ पर यश की जिद ज़्यादा ही बढ़ गई थी, क्योंकि वो बार बार आइसक्रीम कर रहा था, इसलिए सिद्धार्थ भी अब इरिटेट हो गया था। लेकिन अब सिद्धार्थ ने भी यही सोचा, जब पूरी की पूरी फैमिली आज साथ में बैठी हुई है तो क्यों ना अब सबके लिए ही आइसक्रीम को मंगवा दिया जाए। इसलिए अब वो भी यश को मना ना करते हुए अब वो वहाँ पर सबके लिए ही आइसक्रीम मंगवा देता है। और अब सब खाने के बाद अब अपनी आइसक्रीम खाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं, अनिका जैसे ही अब अपने रूम में जाती है तो अनिका का बिहेवियर आज थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि अनिका को आज बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उसने कितने ही कॉल किए थे, लेकिन रोहित का अब तक कोई भी जवाब नहीं आया था। अनिका जब डिनर कर रही थी तो भी उसका पूरा ध्यान उसके फ़ोन पर जा रहा था कि शायद रोहित उसके लिए एक मैसेज तो ड्रॉप करेगा, लेकिन अपने फ़ोन पर बिना किसी नोटिफिकेशन को देखकर अब उसको बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि रोहित का बिहेवियर आज अनिका के लिए उसे चेंज होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि रोहित ने कभी अनिका के साथ ऐसा नहीं किया था। फिर अनिका के मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना रोहित को एक बार और फ़ोन कर लेती हूँ। ये सोचते ही उसने इस आइडिया को भी जल्दी से कैंसिल कर दिया। वो सोचती है कि जब वो उसे दोपहर से इतने कॉल कर चुकी है, तब से लेकर अब तक जब रोहित ने कॉल नहीं उठाया तो वो अब भी क्या ही उठाएगा, इसलिए वो अब रोहित को कॉल नहीं उठाती और वो अपने बेड पर चली जाती है। अनिका सोने के लिए जा ही रही थी, जैसे ही अनिका बेड पर लेटती है तभी उसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। अनिका अब सोचती है कि इतनी रात को कौन हो सकता है। अनिका ने जब जाकर दरवाजे को खोला तो वहां पर राजलक्ष्मी और श्रेया बाहर खड़ी हुई थी। उन दोनों को बाहर खड़े होता हुआ देखकर अब अनिका उन दोनों से कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों अभी बाहर क्यों हो? अभी तो हाँ, मैं नीचे से ही आई हूँ। तभी श्रेया और राजलक्ष्मी अनिका को अंदर की तरफ धकेलते हुए कहते हैं, क्यों, क्या हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते? क्या हम तुम्हारी फ्रेंड नहीं है और क्या हम तुम्हारी भाभी नहीं है? तब अनिका कहती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी हम साथ में ही तो थे। अनिका भी जब उन दोनों ने उसे धक्का दिया तो अब अनिका भी अंदर आ गई थी और श्रेया और राजलक्ष्मी वो दोनों ही अब आकर अनिका के बेड पर बैठ जाती हैं और वो साथ में अनिका का हाथ पकड़ के खींच लेती है और वो अनिका को भी अब अपने साथ बेड पर बिठा लेती हैं। वो तीनों जैसे ही जब बेड पर बैठी तो अनिका के रूम का दरवाजा फिर से नॉक हुआ। वो तीनों एक दूसरे के ही चेहरे को देखने लग जाती है कि अब कौन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो ये तीनों सहेलियाँ थी। अब अनिका जब सवाल भरी नज़रों से उन दोनों को देखती है तो उन दोनों की भी आंखों में वही सवाल था। अब अनिका उठकर फिर से दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि बाहर नंदनी खड़ी थी। अब नंदनी को देखकर अब क्योंकि अनिका के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो नंदनी को भी कहती है,
आओ नंदिनी भाभी आप भी आओ। अब वो चारों ही अब वहाँ पर बेड पर बैठ जाती हैं और वो ऐसे ही हंसी मजाक करने लग जाती है। उन्होंने टाइम के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया कि कब उन्हें एक दूसरे से बात करते करते हुए लगभग 3 घंटे गुजर गए थे। तभी सब अपने अपने तभी टाइम को वो देखती हैं तो वो देखती हैं कि रात कुछ ज़्यादा ही हो गई है, इसलिए अब वो चारों ही एक दूसरे को बाय करती हैं और वो तीनों अब अनिका के रूम से उसे बाय करते हुए वहाँ से निकल जाती हैं और वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। अनिका भी अब सोने के लिए बिल्कुल ही तैयार थी। अगली सुबह मानो गुलेरिया परिवार में ढेर सारी खुशियां लाई थी। आज सारे ही सर्वेंट भाग भाग कर काम करने में लगे हुए थे। गुलेरिया परिवार में बहुत ज़्यादा ही चहल पहल हो रही थी। अनिका यहाँ अपने रूम में सो रही थी, तभी उसे एहसास हुआ कि अनिका के रूम के बाहर कोई बहस कर रहा है। अनिका को जब ये आवाज़ सुनाई दी तो अनिका ने धीरे से जाकर दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि रूम के बाहर राजलक्ष्मी और श्रेया दोनों ही एक दूसरे से बहस कर रही थी। उन दोनों को ऐसे बहस करता हुआ देखकर अब अनिका को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब अनिका उन दोनों से पूछती है कि क्या बात हुई है, तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ाई कर रही हो। अनिका के ऐसे पूछते ही अब वो दोनों एकदम से अंदर आ गई। जब वो दोनों अंदर आई तो अनिका ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अनिका की अब तक नींद भी काफ़ी खुल चुकी थी। अनिका ने दोनों से ही पूछा क्या हुआ है। तब अनिका की बात सुनकर अब श्रेया जवाब देते हुए कहती है कि आज की पूजा में तुम मेरी लाई हुई साड़ी पहनोगी। अनिका इससे पहले कोई भी जवाब दे पाती, तभी राजलक्ष्मी ने भी अनिका के बोलने से पहले ही कहा नहीं, आज अनिका मेरी लाई हुई ही साड़ी पहनेगी। उन दोनों में ऐसी बहस चली हुई थी जैसे दो छोटे बच्चे एक आपस में लड़ रहे हो। तभी अनिका उन दोनों को ही देखकर अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। लेकिन ये अनिका के लिए भी एक काफ़ी टफ सिचुएशन होने वाली थी, क्योंकि अनिका दोनों को ही बुरा नहीं लगने देना चाहती थी। और अगर अनिका का बस चलता तो वो एक फंक्शन में दोनों ही साड़ियाँ पहन लेती। लेकिन इससे पहले श्रेया और राजलक्ष्मी के बीच कोई भी वार शुरू हो जाती। एक सर्वेंट ने अनिका के रूम का डोर नॉक किया। अनिका ने अब फिर से जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक सर्वेंट अपने हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स लिए हुए खड़ा था। उस बॉक्स को देखकर अब अनिका, राजलक्ष्मी और श्वेता तीनों ही हैरान हो जाती है। अब अनिका सवाल भरी नज़रों से अब उस सर्वेंट से पूछती है इस बॉक्स में क्या है और ये तुम मेरे कमरे में क्यों लेकर आए हो। तभी वो सर्वेंट कहता है अनिका मैडम, मारवा हाउस से ये आपके लिए आया है। मिस भूमिका मारवा ने आपके लिए ये भेजा है। ये देखकर तो श्रेया और राजलक्ष्मी दोनों ही हैरान हो जाती है, क्योंकि अब तक तो वो आपस में इसलिए बहस रही थी कि अनिका उसका दिया हुआ साड़ी पहनेगी। लेकिन अब यहाँ पर उन दोनों के साथ साथ अब एक और पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो चुका था। अब वो एक दूसरे को देखने लगी थी। फिर दोनों ने ही एक साथ ही बोला क्या गुलेरिया हाउस में किसी चीज़ की कमी है क्या, जो मारवा हाउस से तुम्हारे लिए कपड़े भेजे जा रहे हैं। क्या अब गुलेरिया परिवार इतना भी नहीं रहा कि वो अपनी ही बेटी को अपने फंक्शन में अपनी पसंद के कपड़े भी ना पहना सके। यहाँ पर उन दोनों ने इस बात को अपने दिल पर ले लिया था कि मारवा हाउस से अनिका के लिए कपड़े क्यों आए हैं। अब अनिका ये देखकर हैरान थी कि अब तक तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे से लड़ रही थी और अब जैसे ही एक और बॉक्स आ गया अब ये दोनों एक होकर अब अनिका को ही सुना रही हैं। लेकिन जैसे ही अनिका ने बॉक्स खोला तो दोनों ही हैरान हो गई और दोनों की ही बोलती बंद हो गई, क्योंकि अनिका की साड़ी का कलर वही था जो श्रेया लेकर आई थी। लेकिन उस साड़ी का डिज़ाइन बिल्कुल राजलक्ष्मी की लाई हुई साड़ी के जैसा था। अब उस साड़ी को देखकर कहाँ अब तक उन दोनों का गुस्सा चढ़ने वाला था, वो एक दूसरे से बहस लगा रही थी। वहीं अब उस साड़ी को देखकर अब उन दोनों के ही एकदम से हंसी छूट जाती है। अब वो अनिका को तैयार होने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाती हैं, क्योंकि अब वो दोनों ही सोचती हैं कि मानना पड़ेगा भूमिका की सोच को, क्योंकि भूमिका की लाई हुई साड़ी ने तो अब सारा ही कलेश को ख़त्म कर दिया था। अब अनिका यहाँ पर भूमिका की साड़ी लाई हुई पहनने वाली थी, क्योंकि उस भूमिका के भेजे हुए गिफ्ट में राजलक्ष्मी की साड़ी का भी डिजाइन आ रहा था और श्रेया की साड़ी का डिजाइन भी। अनिका भी अब उस साड़ी को पहनने के लिए रेडी हो जाती है। अब अनिका ने अपना फोन उठाया और रोहित को
कॉल लगाने लगी। अनिका ने जब रोहित को कॉल लगाया तो अभी भी रोहित का कॉल बिजी ही आ रहा था। अनिका यही सोच रही थी कि आखिर रोहित किससे बात कर रहा होगा, क्योंकि रोहित ने कल से मेरे कॉल या मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दिया है। अनिका का गुस्सा अब चढ़ता ही जा रहा था। अब अनिका यही सोच रही थी, बस एक बार मिस्टर मारवा आप मेरे सामने आए तो फिर मैं बताती हूँ कि तो आपने मुझे नज़रअंदाज करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। अनिका अब इसी गुस्से के साथ अब शावर लेने के लिए चली गई थी। अनिका ने वही ब्लू शेड की साड़ी पहनी थी जो मारवा हाउस से भूमिका मारवा ने अनिका के लिए भेजी थी, जिसमें वो एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी। ब्लू के साथ साथ अनिका ने व्हाइट कलर की लाइट ज्वेलरी कैरी की थी। लाइट मेकअप के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अनिका की आंखें आज रोहित को ही ढूंढ रही थी। इतने वक्त में आज पहली बार था कि वो रेडी हुई है, लेकिन उसे रोहित ने नहीं देखा था, क्योंकि आज तक जब भी अनिका किसी भी फंक्शन के लिए रेडी होती थी तो वो वहाँ पर मारवा हाउस के कमरे में ही होती थी, जहाँ पर सबसे पहली नज़र उस पर रोहित की जाती थी और उसे सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट भी रोहित से ही मिलता था। हालांकि अनिका को कभी इन कॉम्प्लीमेंट्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन रोहित के मुंह से अपने लिए प्रशंसा सुनना अनिका को अच्छा लगता था। अब अनिका अपनी सोच से बाहर आकर अनिका अपने रूम से निकलकर नीचे आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस में भी रोहित के का यही हाल था। रोहित एक डिजाइनर सूट पहनकर अब तैयार हो चुका था। रोहित की डैशिंग पर्सनैलिटी देखकर तो कोई भी लड़की अगर उसे देखे तो अपना दिल हार बैठे। रोहित का ध्यान अपने फ़ोन पर गया। उसने देखा कि एक कॉल आ रहा है। तभी कॉल आ रहा था ये देखकर रोहित जैसे ही उस फ़ोन को उठाने को हुआ, क्योंकि ये एक वीडियो कॉल था। रोहित जानता था कि ये कॉल उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे ही रोहित अपनी बात ख़त्म करता है तो उसके कानों में पीछे से एक आवाज़ आती है। जब वो रोहित मुड़कर पीछे देखता है तो वहाँ पीछे से वो आवाज़ भूमिका की थी। जब रोहित ने ऐसे भूमिका को पीछे से आवाज़ लगाते हुए देखा तो रोहित अब इरिटेट होते हुए कहता है, भूमिका तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी मेरे कमरे में। लेकिन भूमिका को तो रोहित की किसी भी टोन से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि भूमिका तो भूमिका थी। अब भूमिका भी रोहित की बात सुनकर अब जवाब देती है, गुलेरिया हाउस जाने के लिए सब रेडी हो चुके हैं, क्या तुम्हें नहीं जाना? मैं बस यही चेक करने के लिए आई थी, क्या तुम भी वहाँ पर चलने के लिए रेडी हो? तब भूमिका की बात को सुनकर अब रोहित कहता है, क्यों, मैं क्यों रेडी नहीं होऊंगा? तभी भूमिका कहती है, मुझे क्या पता क्यों नहीं रेडी होगे, मैं तो बस यही देखने के लिए आई है, अगर तुम रेडी हो तो क्या अब हम साथ में चलें? तभी रोहित भी हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और वो अपने कमरे से नीचे हॉल की तरफ आने लगता है। रोहित जब अपने कमरे से हॉल की तरफ आया तो वहां पर दादी माँ पहले से ही मौजूद थी। दादी माँ तो मानो जैसे रोहित की नज़र उतारने लगी थी, क्योंकि दादी माँ रोहित से यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। यहाँ पर सब गुलेरिया हाउस के लिए निकल गए थे वो तो। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में भी काफ़ी चहल पहल थी। किशन मामा सबको कहने लग रहे थे, जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे। वहीं अंदर से नानी माँ ने कहा, क्या आते वक्त अनिका को साथ लेकर आओगे? किशन मामा ने कहा, मैं बात करूंगा उससे यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है अब तक अनिका को यहाँ पर आए हुए। इस बात पर अब श्वेता ने कहा, अनिका दी जरूर आएंगी। 3 दिन बाद तो हमारी इंगेजमेंट सेरेमनी है, उन्हें आना ही होगा। तभी किशन कहता है, जल्दी करो। तभी वहाँ पर क्रिश कहता है, जल्दी करो जीजू आ गए होंगे। क्रिश के मुंह से यह सुनते ही सब बड़ी बड़ी आंखों से अब क्रिश को ही देखने लग जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से क्रिश का और रोहित मारवा का कुछ एक अलग ही बॉन्ड हो गया था। क्रिश ने अब अपनी दादी को देखते हुए कहा, क्या दादी माँ आप श्योर हैं कि आप हमारे साथ नहीं आ रही हैं? क्रिश की दादी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए तुम सब जाओ, मैं यहाँ पर घर पर ही रुकूंगी। तभी क्रिश ने भी अपनी गाड़ियों का कलेक्शन में से गाड़ी निकाली। क्रिश के बगल में श्वेता बैठ गई थी और उसके पीछे उनके मम्मी पापा बैठ गए थे। वो चारों अब गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। वहाँ गुलेरिया हाउस में भी सारी तैयारियाँ अब तक पूरी हो चुकी थी। बस वो अब सब मारवा परिवार और मल्होत्रा परिवार के आने का ही वेट कर रहे थे। अब तक पंडित जी भी बच्चों का नामकरण करने के लिए आ गए थे। अब तक मारवा फैमिली भी वहां पर पहुंच जाती है। रोहित मारवा के साथ साथ भूमिका थी और पीछे की गाड़ी में दादी माँ और उनकी केयर टेकर लीला के साथ साथ आयशा मारवा भी थी। उनके पीछे नौकरों की एक फौज थी, सबके हाथों में गिफ्ट थे। जैसे ही वो सब अंदर आने लगे तभी गुलेरिया परिवार के साथ खड़े तो वो सब जाकर अब गुलेरिया परिवार के साथ खड़े हो
हो गए और मारवा परिवार का स्वागत करने लगे। रोहित ने आकर अब करण से मिला और उसने आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया दोनों को ही हाथ मिलाते हुए कांग्रेचुलेशन कहा। फिर रोहित तीनों बच्चों की तरफ बढ़ गया। तीनों बच्चों को एक एक करके अपने हाथों में लेकर अब आयशा मारवा ने भी करण गुलेरिया को वहां पर बधाइयाँ दी और आकाश, श्रेया और मयूर, राजलक्ष्मी इन सबको अपना आशीर्वाद भी दिया। दादी माँ ने भी सबको दिल खोलकर आशीर्वाद दिया और भी नौकर मारवा परिवार के साथ आए थे उन सबको कहा कि वो सारे गिफ्ट को उनकी जगह पर रख दें। तभी रोहित की नज़र जब अनिका से मिलती है तो उसने देखाता ही रह गया। दोनों ने ही एक दूसरे की आंखों में आंखें मिलाई थी। रोहित और अनिका दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में एक दूसरे की ड्रेस की और उनके ड्रेसिंग लुक की तारीफ कर रहे थे। अब तक मल्होत्रा परिवार भी आ चुका था। किशन मामा और अंजलि मामी ने भी सबको कांग्रेचुलेशन कहा। श्वेता ने तो श्रेया को जाकर हक कर लिया और फिर सभी को कांग्रेचुलेशन कहा। वहाँ क्रिस ने भी सबको मुबारकबाद देने के बाद वो भूमिका और रोहित को ढूंढने लगा। जैसे ही उसकी नज़र भूमिका और रोहित पर गई तो वो उनके पास चला जाता है। जैसे ही क्रिस कुछ बोलने को लगा तभी रोहित ने उसे इशारे से रोक दिया कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अब तक पंडित जी ने भी पूजा की पूरी ही तैयारियां कर ली थी। पंडित जी ने अपने एक तरफ आकाश, श्रेया और उसके बच्चे को एक तरफ बिठाया और दूसरी तरफ उसने मयूर गुलेरिया, राजलक्ष्मी और उसके दोनों बच्चों को एक तरफ बैठाया क्योंकि तीनों ही बच्चों का नामकरण आज था। इधर मयूर गुलेरिया के हाथों में उसने अपनी बेटी को लिया हुआ था तो राजलक्ष्मी के हाथों में उसका बेटा था। पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी थी। थोड़ी ही देर बाद पंडित जी ने आकाश गुलेरिया और श्रेया के बच्चे के लिए ए अल्फ़ाबेट निकाला कि ए नाम के अक्षर से ही बच्चे के नाम को रखा जा सकता है। ये सुनकर आकाश गुलेरिया और श्रेया दोनों के ही चेहरे पर एक प्यारी सी समाइल आ जाती है क्योंकि इस नाम के बारे में तो उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था जब बच्चे का जन्म हुआ था। दोनों अब एक साथ मिलकर बच्चे का नाम आरव बोलते हैं। दोनों के मुंह से एकदम से आरव शब्द सुनकर वहाँ पर तालियों की गूंज उठ पड़ती है तब क्योंकि पंडित जी अब फिर से कहते हैं ये तय रहा कि बच्चे का नाम आरव गुलेरिया है। आरव गुलेरिया सुनकर अब पूरे ही परिवार अब हंसने लग जाता है। सबको लगता है कि मानो के इन दोनों की कोई पुरानी विश पूरी हो गई हो। तभी पंडित जी ने आरव नाम बच्चे के लिए रख दिया था। वहीं अब मयूर गुलेरिया के बच्चों के लिए नाम के अल्फ़ाबेट थे R&M। आर मयूर के बेटे का नाम का अल्फ़ाबेट था और M मयूर की बेटी के नाम का अल्फ़ाबेट था। मयूर गुलेरिया ने अपनी बेटी का नाम माहिरा गुलेरिया रखा और अपने बेटे का नाम रूहान गुलेरिया रखा। ये तीनों नाम सुनते ही यश और पिंकी अब जोर जोर से ताली बजा बजा कर अपनी जगह पर कूदने लग जाते हैं क्योंकि इन दोनों ही बच्चों के चेहरे पर यहाँ पर खुशी साफ साफ देखी जा रही थी। उनको इस तरह से देखकर अब सबके ही चेहरे पर समाइल आ गई थी। अनिका की नज़र अब पूरे वक्त रोहित पर ही टिकी हुई थी कि आखिर रोहित को अपने फ़ोन में ऐसा क्या काम है कि रोहित अपने फ़ोन में ही लगा हुआ है। उसका इस फंक्शन पर किसी भी तरह का कोई भी ध्यान नहीं है। इवन वो तो अब अनिका के पास भी नहीं आ रहा। रोहित ने पूरे ही फंक्शन का एक वीडियो बनाया हुआ था और तीनों बच्चों की फ़ोटो भी क्लिक की थी और उसे एक नंबर पर सेंड कर देता है। अनिका रोहित को ही बड़े ही ध्यान से देख रही थी। जैसे ही रोहित का फोन बजा तो वो अब उस फंक्शन को छोड़कर वो अंदर की तरफ जाने लग गया। रोहित यहाँ पर अनिका के कमरे की तरफ जाने लग जाता है। अनिका रोहित को काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रही थी इसलिए अनिका भी अब पीछे पीछे रोहित के चलने लग जाती है। जैसे ही रोहित मारवा ने अनिका के कमरे का दरवाज़ा खोला उसने देखा कि अनिका उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। तभी रोहित ने बिना पीछे मुड़े ही अनिका से कहा, तुम अगर चाहो तो हम साथ में भी बात कर सकते हैं। रोहित के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनिका एकदम से हैरान हो जाती है। अनिका को कुछ भी समझ में नहीं आता कि रोहित किससे बात करने के लिए कह रहा है। अनिका भी अब रोहित की बात का बिना कोई जवाब दिए जब थोड़ी सी आगे आती है तो वो अपने अनिका के चेहरे पर एकदम से ही हैरानी आ जाती है।
अनिका अब अपने रूम में आ गई थे। जैसे ही अनिका को ने देखा कि रोहित एक नंबर डायल कर रहा है, ये एक वीडियो कॉल था। जैसे ही अनिका ने फ़ोन पर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज कितने ही अरसों के बाद अनिका ने अपने तीनों बच्चों को देखा था। रोहित की आंखें भी अब तीनों ही बच्चों को देखने के बाद नम हो गई थी। दोनों कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मॉम एंड डैड, आप दोनों कैसे हैं? रिया ने रोहित को देखकर कहा, डैड यू लुक सो हैंडसम। और हो भी क्यों नहीं, आप रिया के डैड जो हो। रिया की इस बात से मानो रोहित के ऊपर एक जादू बिखेर दिया था। रोहित के चेहरे पर रिया की ये बात सुनते ही आंसुओं के साथ ही एक स्माइल आ गई थी। उसी वक्त रिया ने अनिका को देखकर कहा कि माई ममा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस होल वर्ल्ड। रिया की ये बात सुनकर तो उसके पीछे खड़े आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वो अब दोनों को मन ही मन ये कह रहे थे कि रिया की बातें तो किसी को भी रोते हुए को हंसा सकती है। पता नहीं रिया में के अंदर इतनी बातें आती कहाँ से हैं। अनिका रिया की होशियारी को अच्छी तरह से जानती थी, फिर भी आज उसे रिया की हर बात अच्छी लग रही थी। तभी रोहित ने रिया के पीछे खड़े आर्यन और अलेक्जेंडर को देखकर कहा, कैसे हो तुम दोनों? दोनों बच्चे अब जवाब देते हुए कहते हैं, हम ठीक हैं डैड, आप दोनों कैसे हो?